नमस्ते। मैं कोलकाता से मुकेश चंद्र अग्रवाल आईसीएसई और सीबीएसई के रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर ये मेरा 9th वीडियो है हिंदी में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 80 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 व्हेन सम नंबर इज एडेड टू द सेकेंड नंबर the first number is increased by 16 and the ratio changes to 2:3 find the second number। रिपीट करते हैं, सम ऑफ द दो नंबर्स हैं, उन दोनों का टोटल है 80। अब वो नंबर्स किस रेशियो में है? 3:5। ऐसे में रेशियो दे दिया, सम ऑफ द टू नंबर्स दे दिया। ऐसे में हम निकाल सकते हैं कि पहला नंबर कितना है और दूसरा नंबर कितना है। जब पहले सेंटेंस से सम ऑफ द टू नंबर्स इज 80 एंड द नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, ऐसे में पहला नंबर, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर हमने निकाल सकते हैं। अब निकाल भी दिया, उसके बाद क्या करेंगे? व्हेन सम नंबर, चलो देख भी लेते हैं। वी हैव द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो, एक का 3 है और एक का 5 है, यानी हर 8 में पहला नंबर 3 होगा तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3/8। हर 8 कहाँ से आया? 3 + 5 = 8। हर 8 में पहला नंबर 3 है। ऐसे में 80 में पहला नंबर कितना होगा? तो निकल गया 30। और सेकेंड में हर 8 में सेकेंड नंबर 5 है, उसका यानी एवरी 8 में 5, तो 80 में कितना? तो ये 30 और 50, पहला नंबर 30 और सेकेंड नंबर 50 मिल गया। तो ये पहला लाइन का काम कंप्लीट हो गया। अब बोल रहे हैं व्हेन सम नंबर इज एडेड टू द सेकेंड, क्या कौन सा नंबर है मालूम नहीं है, यही मांगा है, तो क्यों ना इसको x पकड़ लिया जाए। लेट द सेकेंड नंबर बी इंक्रीज्ड बाई x व्हेन सम नंबर इज एडेड टू द सेकेंड नंबर। कुल मैंने सेकेंड नंबर, ये जो सेकेंड नंबर 50 है, इस 50 के साथ कुछ एक ऐड हुआ है। कितना ऐड हुआ है मालूम नहीं है, जितना उस ऐड को हमने x पकड़ लिया। लेट द सेकेंड नंबर बी इंक्रीज्ड बाई x, तो उसका मतलब अब सेकेंड नंबर कितना है? 50 था, साथ में x ऐड हो गया है, यानी अब अभी उसका नया पोजीशन है 50 + x। ये देखिए, एंड द सेकेंड न्यू नंबर इज़ 50 + x। और पहले नंबर के बारे में क्या बोला है? पहला नंबर जो था उसके साथ 16 ऐड हो चुका है। पहला नंबर कितना था? 30 था, लेकिन अभी 30 नहीं है क्योंकि 13 के साथ 16 ऐड हो चुका है। देन द फर्स्ट न्यू नंबर इज 30 था, 16 ऐड होके अभी 46 हो गया। जो नंबर पहले 30 था अभी वो 46 हो गया। जो नंबर पहले 50 था अभी वो 50 + x हो गया। और इन नंबर चेंज की वजह से जो इनको रेशियो चेंज हो गया, अब वो नया रेशियो बन गया 2:3। तो कैसे बैठाएंगे? ये देखिए, नंबर रेशियो के 2:3 क्या था? फर्स्ट नंबर जब कुछ दिया हुआ नहीं है, उसका मतलब फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर। यहाँ पे भी अलग से कुछ दिया नहीं है, उसका मतलब ये रेशियो भी 2:3 है। उसका मतलब 3 फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5 सेकेंड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली इस रेशियो में भी 2 फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और 3 सेकेंड नंबर को, यानी फर्स्ट नंबर बाई सेकेंड नंबर हिसाब से बैठाना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट नंबर, अभी का फर्स्ट नंबर का पोजीशन है 46, बैठा दिया। सेकेंड नंबर का पोजीशन है 50 + x, वो बैठा दिया। अब इनका रेशियो हो गया 2/3। ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x की वैल्यू निकल गई 19। अब हमें मांगा क्या है? मांगा है फाइंड द सेकेंड नंबर। और सेकेंड नंबर हमने क्या पकड़ा था? सेकेंड नंबर क्या पकड़ा था? फाइंड द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर पहले 50 था, 19 ऐड हुआ है, अभी सेकेंड नंबर हो गया 69। इफ 5/19 ऑफ a इक्वल टू 2/5 ऑफ b, a और b का रेशियो निकालना है, तो a के साथ जो भी रहेगा उसका रेसिप्रोकल करके बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे में a में 5/19 और 19/5 कट के खाली a रह गया, और ये इसका अपोजिट जो है 5/19 वो b के पास चला गया। तो क्या किया हमने? 5/19 ऑफ a इंटू 19/5 इक्वल टू 2/5 ऑफ b इंटू 19/5। ये 19/5, 5/19 का अपोजिट रेसिप्रोकल 19/5 बोथ साइड मल्टीप्लाई किया। ऐसे में लेफ्ट में खाली a अकेला रह गया और ये सब इधर में
बी के साथ जो भी नंबर्स है, एक तो 2/5 का फ्रैक्शन है, दूसरा 19/5 का नया से उधर से आ गया, तो इन दोनों आपस में जो भी कटते हैं काट दिया। अभी उनका लेटेस्ट पोजीशन है 38/25। ऐसे में बी लेफ्ट से कट राइट से कट के नीचे में आ जाएगा, यानी A/B का रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये जो रेशियो है 38/25 ये अपनी जगह एज इट इज़ रहेगा, खाली यहाँ से b जो है ये यहाँ से निकल के a के नीचे आ जाएगा, यानी A/B इक्वल टू 38:25। तो व्हेन a गेट्स ₹28, b गेट्स ₹25। अगर रुपया होता तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते, रुपया यहाँ पे नहीं है, तो A/B का रेशियो है 30:25। क्या किया, a के साथ जो भी नंबर रहेगा उसका रेसिप्रोकल करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और a के नीचे b आ जाएगा। तो राइट में जो भी दो फ्रैक्शन थे, एक तो b के साथ पहले से था 2/5, एक a के पास जो भी रेशियो है उसका रेसिप्रोकल एक b के पास आएगा। तो ऐसे में इन दोनों को कैलकुलेट करके जो भी होगा वही नंबर, वही a और b का रेशियो बन जाएगा। व्हेन ए फ्रैक्शन, find the fraction which bears the same ratio to 1/27 that 3/7 does to 5:9। क्या हो गया, अब एक फ्रैक्शन है, कोई एक फ्रैक्शन है जिसके साथ 1:27 के साथ वही रिलेशन है जो कि 3/7 के साथ 5/9 का है। कोई एक फ्रैक्शन है जिसके साथ, उस फ्रैक्शन के साथ इसका 1/27 का वही रिलेशन है जो कि 3/7 का 5/9 के साथ है। तो हमें वो फ्रैक्शन कौन सा है वो निकालना है। तो जो निकालना है उसको लेट द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन बी x/y। तो ऐसे में x/y के साथ 1/27 का जो रिलेशन है सेम रिलेशन है जो कि 3/7 के साथ 5/9 का है। तो कैसे बैठाएंगे, x/9 इज़ टू 1/27, ये इक्वल टू होगा 3/7 इज़ टू 5/9 का। ऐसे में कैसे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे, ये लेफ़्ट के, ये इक्वल टू साइन के लेफ़्ट में ये जो दो फ्रैक्शन है, ये पहला ये दूसरा, पहले को दूसरे से डिवाइड कर देंगे, इक्वल टू का साइन देंगे। ठीक सेम स्टेप यहाँ पे भी करेंगे। ये जो 3/7 का पहला रेशियो है इसको ऊपर में लिखेंगे और इसके नीचे ये जो सेकंड रेशियो है वो लिखेंगे। आगे में क्या किया, आगे में देखिए ये A B C D हो गया, तो हिसाब बोलता है कि A और D एक साथ मल्टीप्लाई होते हैं, यानी एक साथ 27 मिलके कितना हो गया 27, एक साथ ऊपर में न्यूमरेटर में बैठेगा। या जो बीच में जो नंबर रह गए यानी y और 1 इंटू वाई कितना होता है, y होता है, तो ये y नीचे बैठ गया। सिमिलरली ये इधर में भी A B C D आ गया, A के साथ D का मल्टीप्लाई होता है, तो A में 3 है, D में 9 है, तो 3 इंटू 9 कितना हो गया 27, 9 या 27, ये 27 यहाँ पे बैठ गया। और जो बीच में नंबर रह गए यानी 7 और 5 कितना होता है 35 होता है, तो ये 35 यहाँ पे बैठ गया। अब आगे में जहाँ पे देख सकते हैं 27 कट होने वाला है, तो इसलिए क्या किया, दोनों फ्रैक्शन के साथ 1/27 मल्टीप्लाई कर दिया। 27 x/y के साथ भी 1/27 मल्टीप्लाई किया। अब बैलेंस रखने, सेम रखने के लिए हमें लेफ़्ट का जो 27/35 है इसके साथ भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारे पास रूल्स है कि हम कोई किसी भी नॉन जीरो नंबर, जीरो छोड़ के किसी भी नंबर को नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में उसके जो बैलेंस है, बैलेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने इसी रूल्स का एडवांटेज लेते हुए 1/27 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे में ऊपर का 27 नीचे का 27 कट हो गया, ऊपर का 27 नीचे के 27 से कट हो गया, तो अपना काम थोड़ा सा आसान हो गया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/27। ऐसे में इधर में सिर्फ x और नीचे में y रहा, ऊपर में 1 और नीचे में 35 रहा, यानी x/y = 1:35 का। अच्छा, ये रेशियो नहीं है, ये फ्रैक्शन निकालना था, फाइंड द फ्रैक्शन। तो वो x/y का जो वैल्यू है वो निकल गया, अब वो है 1/35। इसका मतलब
the fraction 1/35 bears the same ratio to 1/27 जो कि 3/7 के साथ 5/9 का है। आप इसको प्रैक्टिस करके भी देख लीजिए कि इक्वल टू जो वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। आइए दूसरा आते हैं। ए बॉटल इज़ 1/4 फुल ऑफ वाटर। कोई एक बॉटल है जिसका 1/4 पूरा पानी से भरा हुआ है। When this water is poured into another bottle, जब इस बोतल का पानी किसी दूसरे और बड़े बोतल में डालते हैं तो फिर दिस न्यू बॉटल इज़ 3/5 ऑफ द फुल ऑफ वाटर। नए बोतल का 5 हिस्सा का 3 हिस्सा भर जाता है। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट बोतल टू दैट ऑफ द सेकेंड। पहले बोतल के कैपेसिटी के साथ दूसरे बोतल की कैपेसिटी का क्या रेशियो है। तो कैसे निकालेंगे? लेट द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट बोतल बी एम। पहले बोतल की कैपेसिटी एम है तो दूसरे की एन है। तो 1/4 ऑफ एम, पहले का कैपेसिटी का 1/4 ऑफ पहले के कैपेसिटी इज़ इक्वल टू 3/5 ऑफ दूसरे की कैपेसिटी। 1/4 ऑफ एम इक्वल टू 3/5 ऑफ एन। ऐसे में एम और एन का रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका जो रेसिप्रोकल है 1/4 का 4 रेसिप्रोकल है 4/1, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों साइड मल्टीप्लाई करने से इधर में 1/4 और ऊपर में 4 कट हो गया, लेकिन ये 3/5 की जहाँ पे शो करेगा 3/5 इंटू 4 कितना हो गया? 12/5। तो ये m/n इक्वल टू 12/5। तो रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट बोतल टू द सेकेंड बोतल इज़ 12:5। Number of teachers in a school is 30. If the number of female teachers is 20, find the ratio of male teachers to the total number of teachers in the school. किसी स्कूल में टोटल 30 टीचर्स हैं, 30 टीचर्स में फीमेल टीचर्स हैं 20 एंड तो फाइंड द रेशियो ऑफ मेल टीचर्स। तो पहले तो मेल टीचर्स का निकालना पड़ेगा जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो दिया हुआ है टोटल टीचर और फीमेल का, तो माइनस करके मेल टीचर का बनाएंगे, निकालेंगे टोटल मेल टीचर्स कितने हैं और उसके बाद क्या करेंगे? फाइंड द उनका रेशियो करेंगे टू द टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स के साथ स्कूल में। तो क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ़ टीचर्स 30 है जिसमें फीमेल 20 है, तो टोटल में से फीमेल का उसको माइनस करने से मेल टीचर मिल गए। टोटल स्कूल में 10 मेल टीचर्स हैं, तो अब रेशियो करना है मेल टीचर्स के साथ टोटल का। तो मेल टीचर्स हैं 10, टोटल है 30, तो 1:3 का रेशियो मिल गया। इन इंग्लिश ए गॉट 30 मार्क्स आउट ऑफ 50। 50 में 30 ए को मिला है और 40 में 25 बी को मिला है। तो किसने बेटर परफॉर्मेंस किया है? कैसे निकालेंगे? ए गॉट 30 मार्क्स आउट ऑफ 50 एंड बी गॉट 25 मार्क्स आउट ऑफ 40 इन इंग्लिश। तो ऐसे में रेशियो निकालते हैं। 30/50 का कितना निकला? 3:5 यानी 3/5 और बी का निकला 25/40, 5 से कट करने के बाद 5/8। ऐसे में अब क्या करना पड़ेगा? अब इनका ये जो फ्रैक्शन निकला 3/5 और 5/8 इनका जो डिनोमिनेटर है, एक का 8 है दूसरे का 5 है। इन दोनों को 8 और 5 आपस में क्या रिलेशन है? हर दो नंबर का कोई ना कोई एक डेफिनेट रिलेशन होता है। अब 5 और 8 का रिलेशन है कि दोनों ही को प्राइम है। को प्राइम होने से क्या होता है? को प्राइम होने से दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकलता है, बीच का कोई दूसरा नंबर नहीं मिलता है। तो 5 और 8 का मल्टीप्लिकेशन करने से कितना होता है? 40। तो इसका मतलब 3/5 जो ये फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है इसको 40 करना है और 8/5 का जो डिनोमिनेटर 8 है इसको भी 40 करना है। तो कैसे करेंगे? आगे का रास्ता देखते हैं। तो कुछ भी हो जाए 5 और 8 का एलसीएम 40 निकला। अब ये जो पहला फ्रैक्शन है 3/5 जो ए का परफॉर्मेंस है 3/5 लिखा, अब नीचे में 40 करना है। कौन से नंबर से 5 को मल्टीप्लाई करने से 40 बनेगा? तो 8 से मल्टीप्लाई करने से 40 बनेगा। तो 5 × 8 कर दिया। अब बैलेंस रखने के लिए ऊपर में जो नंबर है इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में कौन सा रूल है जिसको हमने यूज़ किया? इसमें वो जो रूल है कि किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शर्त यही है कि उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में नंबर्स तो बड़े हो जाते हैं लेकिन वैल्यू में चेंज नहीं होगा। वैल्यू में चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसके साथ साथ जो हमारे मल्टीप्लिकेशन करने का रूल्स है
साथ साथ एक रूल हमें और भी दे दिया गया है कि किसी भी नंबर को अगर किसी फ्रैक्शन में ऊपर में या नीचे में कोई सेम नंबर है तो हम उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे में ये जो फ्रैक्शन है 3 × 8, ये जो नीचे में फ्रैक्शन है ये उसके जो डिनोमिनेटर है 5 × 8, जो न्यूमरेटर है 5 × 8, ऐसे में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 8 है तो हम इस 8 को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव करके 3/5 बना सकते हैं। तो ये जो रूल्स है, एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों नंबर को, दूसरा रूल्स है कि दोनों को रिमूव कर सकते हैं। इसी दो नियम के एडवांटेज को हम यूज़ करते हैं ऐसे केस में। तो क्या किया, 3/5 का फ्रैक्शन था, नीचे में 40 करना है, 8 से मल्टीप्लाई किया 5 को, तो 8 × 5 40 बन गया, लेकिन इसी 8 के साथ ऊपर में भी मल्टीप्लाई किया। सेम इसका कितना क्या किया, 5/8 है, जो 8 को 40 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करने का, 5 से करना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर को करना से नहीं होगा, न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा। तो ये बन गया 25/40। अब हमारे पास एक तीसरा एक नया रूल आता है कि दो रेशियो हैं, एक है 24/40, दूसरा है 25/40, इनमें से बड़ा कौन है। तो रूल्स कहता है कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो ऐसे में न्यूमरेटर में इसका भी 40, इसका भी 40, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो न्यूमरेटर में जाओ और देखो वहाँ पे कौन बड़ा है। ये 24 के साथ जब 25 का कंपेयर करते हैं तो 25 बड़ा है, उसका मतलब 5/8 वाला जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बड़ी है। छोटा कौन है, 3/5, बड़ा कौन है, 5/8। इसी तरह से 25/40 ये जो फ्रैक्शन है ये इस ग्रेटर है किसके साथ, यहाँ पे 24 होगा, 24/50। अब 25/40 ये कौन सा, ये तो फ्रैक्शन हमने निकाला, इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन कौन सा था, ये 5/8 था। तो ये जो इस हिसाब से 5/8 इज़ ग्रेटर देन 3/5। तो उसका मतलब ये जो 5/8 ये किसका परफॉर्मेंस था, बी का परफॉर्मेंस था। उसका मतलब बी का परफॉर्मेंस ऑफ बी इज़ बेटर देन ए। If 40% of a number is equal to the 2/3 of another number, what is the ratio of first number to the second number? Is 40% of a number is equal to 2/3 of another number? तो देखते हैं 40% का मतलब क्या रेशियो निकल के आता है। 40/100 20 से कट हो गया, ये 2/5 आ गया। गिवन दैट 2/5 ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ सेकेंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना हो गया, ये 2/3 का रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो 2/3 × 5/2, ऐसे में 2 कट गया, ये 5/3 रह गया। तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू 5/3 ऑफ द सेकेंड नंबर। ऐसे में ये सेकेंड नंबर यहाँ से निकल के फर्स्ट नंबर के नीचे आ गया, यानी फर्स्ट नंबर बाई सेकेंड नंबर रेशियो एज इट इज़ रहेगा 5/3 का। तो ये निकल गया फर्स्ट नंबर बाई सेकेंड नंबर इक्वल टू 5/3। इसको मतलब फर्स्ट नंबर इज टू सेकेंड नंबर 5:3। तो क्या मांगा था, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, जो हमें मिल गया 5:3। In a school, 10% of boys are same as 1/4 of the girls. What is the ratio of girls to the boys? 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, 10/100 माने 1/10. Given that 1/10 of the number of boys is equal to 1/4 of the number of girls. तो number of boys कितना होगा, ये जो नंबर ऑफ बॉयज़ के साथ 1/10 था इसका रेसिप्रोकल किया करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 1/4 × 10 कट के 5/2 आ जाएगा। तो बॉयज़ इक्वल टू 5/2 ऑफ गर्ल्स। ये गर्ल्स का यहाँ से बॉयज़ के नीचे आके रेशियो बनेगा बॉयज़ बाई गर्ल्स। बॉयज़ बाई गर्ल्स का रेशियो हो गया 5/2, लेकिन हमें मांगा है गर्ल्स टू बॉयज़, इसलिए हम उल्टा कर देंगे, गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो निकालेंगे। तो जैसे ये गर्ल्स ऊपर चला गया बॉयज़ नीचे, तो ये भी वही हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे, तो गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो मिल गया 2:5। इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स इस टाइप के क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:3 एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:2। इफ ईच पर्सन सेव्स ₹100 देन फाइंड देयर इनकम और एक्सपेंडिचर।
तो क्या है, ए और बी का इनकम का रेशियो है 4:3, खर्चे का रेशियो यानी ए का खर्चा है 3 रुपया तो बी का खर्चा है 2 रुपया, ए का इनकम है 4 रुपया तो बी का इनकम है 4 रुपया। तो ऐसे में दोनों ने 100 रुपीज़ का सेविंग किया है। तो ऐसे में बताओ कि फाइंड देयर इनकम, यानी ए की इनकम कितना है, बी की इनकम कितना है, और साथ में खर्चा भी बताओ, ए का खर्चा कितना है और बी का खर्चा कितना है। तो कहाँ से शुरू करेंगे, ये जो रेशियो दिया है 4:3, इसके साथ कॉमन मल्टीप्लायर एक्स को मल्टीप्लाई किया और एक्स में इनका इनकम निकाल दिया। तो इनकम ऑफ ए हो गया 4x और इनकम ऑफ बी हो गया 3x। अब क्या करना पड़ेगा, अभी एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है तो उस लाइन में जाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा, खर्चे का मतलब इनकम माइनस सेविंग्स, कितना रुपया आया और कितना रुपया मेरे पास है, जो बीच का जो अभी नहीं है मेरे हाथ में वही है मेरा खर्चा। तो इनकम माइनस सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो ए का इनकम कितना था 4x, ए ने कितना रुपया सेव किया 100 रुपीज़, जो बीच का डिफरेंस है यानी 4x माइनस 100 का जो डिफरेंस है ये है ए का खर्चा। सिमिलरली बी का भी है, बी का इनकम है 3x, बी ने भी 100 रुपया सेविंग किया तो इनकम माइनस सेविंग्स का इक्वल टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर का होता है। तो ये जो नंबर निकला 4x माइनस 100 और ये जो बी का निकला 3x माइनस 100, इनका जो रेशियो है वो यहाँ पे दे दिया गया है 3:2। तो हमने पहले ऊपर ए का बैठा दिया, नीचे बी का बैठा दिया और 3:2 रेशियो लिख दिया। एक अननोन है और एक इक्वेशन है, ऐसे में एक्स की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए हम निकाल सकते हैं। और ये एक्स की वैल्यू निकल गई 100। आगे में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे ही 100 निकल गई तो यहाँ से इनकम निकल जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि इनकम था 4x और 3x। तो एक्स की वैल्यू निकल गई 100, तो 4 × 100 करके ए का इनकम निकाल दिया, 3 × 100 करके बी का इनकम निकाल दिया। तो ये इनकम निकल गया ए का 400 और बी का 300। अब इसके बाद भी ख़त्म नहीं है, क्योंकि एक्सपेंडिचर निकालना पड़ेगा, ए का एक्सपेंडिचर और बी का एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का क्या मतलब होता है, इनकम माइनस सेविंग्स। तो इनकम माइनस 4x माइनस 100, ये जो इनकम का यहाँ पे निकला था 4x माइनस 100, 4x की वैल्यू हमें अभी मिल गई, 4 × 100 400, 100 का सेविंग्स है तो 300 का खर्चा है। तो ए का खर्चा हो गया 4x माइनस 100, 4x की वैल्यू है 400 और सेविंग्स है 100 का, तो ये जो डिफरेंस का 300 ये ए का खर्चा है। सिमिलरली इसी सेम में बी का खर्चा है। Ratio of A and B is 5:4. Ratio of incomes of A and B is 5:4, and ratio of their expenditure is 3:2. At the end of the year, दोनों ने 1600 रुपये करके सेविंग्स किया है। ऐसे में फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए सेपरेटली, यानी सिर्फ ए का इनकम बताओ और ए का खर्चा बताओ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी का नहीं मांगा है, ए का मांगा है। हो सकता है कि आपके पास जो सवाल हो वहाँ पे बी का मांगा है, सिस्टम एक ही रहेगा। तो आइए उसको देख लेते हैं। दो रेशियो दे दिया, एक इनकम का दे दिया, एक एक्सपेंडिचर का दे दिया। इन दोनों रेशियो को किस तरह से यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे हम यूज़ करेंगे, ये जो इनकम दिया 1600, इस सेविंग्स को कैसे हम यूज़ करेंगे, तो आइए वो देखते हैं। सबसे पहले जो इनकम का रेशियो दिया है, इस इनकम को कॉमन मल्टीप्लायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स में इनकम निकाल देंगे। तो एक्स में ए की इनकम निकल गई 5x और बी की इनकम निकल गई 4x। और इधर में ये जो खर्चे का एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है, यहाँ पे अब एक्स हमने यूज़ कर लिया है, तो इसके बाद हम y यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब 3y जो है ये ए का एक्सपेंडिचर है और 2y जो है ये बी का एक्सपेंडिचर है। तो ये खर्चा निकल गया, ये एक्सपेंडिचर निकल गया। ऐसे में दोनों को माइनस करेंगे। ये ए का इनकम था 5x और ए का खर्चा है 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, ये हमें दे दिया गया है सेविंग्स। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल गई 5 के जरिए, ए का इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। उसी तरह से बी का भी इक्वेशन निकल गया। बी का इनकम है 4x, खर्चा है 2y, दोनों के डिफरेंस का 1600। ऐसे में ऑन मल्टीप्लाइंग 1/2, अब आगे का रास्ता कैसे होगा। अब ऐसे में देखिए, एक दो इक्वेशन है, दो अननोन है, एक x है और दूसरा y है, और दो इक्वेशन है,
एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अलजेब्रा के रूल्स बोलते हैं अगर दो इक्वेशन है और दो अननोन है, ऐसे में हम उन दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसमें देखते हैं, या तो 5x को सेम करना पड़ेगा, ये इधर में x के साथ जो नंबर है, एक में 5 है और दूसरे में 4 है, दोनों को सेम करने के लिए 5 और 4 को प्राइम है, ऐसे में मल्टीप्लाई करने का दोनों को 5 को 4 से मल्टीप्लाई करके 20x बनाना पड़ेगा, 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके 20x बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा अब जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, जब 5x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर में 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। आइए एक बार y को भी देखते हैं। इधर में y 3y है और इधर में 2y है और 3 और 2 भी को प्राइम है। ऐसे में अगर इसको 6 करना हमें बेटर लग रहा है, थोड़ा इजी लग रहा है, यानी इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6y हो जाएगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6y हो जाएगा। तब हमने कंपेयर करके देखा x को सेम करने से अच्छा है कि y को सेम किया जाए, ये थोड़ा सा छोटा अमाउंट में हो जाएगा। तो ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 on multiplying equation 1 by 2 and multiplying equation 2 by 3, इस क्यों इसको 2 से किया है, ये जो 3 को 3 इंटू 2 6 हो जा रहा है और यहाँ पे 2 है, 2 को 3 से करना पड़ेगा तब जाके 6y होगा, यानी दोनों में y को सेम करना है। ऐसे में हमारे ये पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने से 5 इंटू 2 10 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 1600 इंटू 2 32 हो गया। इसी को 3 से किया तो ये हमारा आंसर आया। अब हम देखते हैं कि इन दोनों सेम हो गया, इधर में 6y इधर में 6y। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, यानी इन 6y को जो 6y सेम है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, एडवांटेज लेंगे। तो अब हम देखते हैं, अब इसमें से देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ये है, ये जो रुपया का संख्या है इसमें से कौन बड़ा है, ये 48 है और ये 32 है, यानी ये वाला बड़ा है, यानी इक्वेशन का 4 का जो वैल्यू है ये बड़ा है। तो इस इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को लेस करेंगे, घटाएंगे। तो कैसे करेंगे, वी गेट इक्वेशन 4 को पहले लिखा 12x माइनस 6y, अब इसमें से घटाएंगे किसको, इक्वेशन 3 को। तो घटाने के लिए क्या, हर चीज़ का साइन चेंज हो जाता है, ये जहाँ पे प्लस 10x है ये माइनस 10x हो जाएगा, ये जहाँ पे माइनस है ये 6y हो जाएगा। ऐसे में देखते हैं ये माइनस 6y, ये प्लस 6y कट हो गया, ये 12x में से भी 2 घट गया, ये पॉजिटिव 12x है, ये नेगेटिव 10x है, तो यहाँ से निकल के 2x आया और इसका भी डिफरेंस निकल गया। तो 2x इक्वल टू 1600 हुआ यहाँ से। तो 2x अगर x प्लस x अगर 1600 है तो एक x कितने का है, 800 का। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। तो x की वैल्यू मिलते ही हम तुरंत इनकम कम से कम निकाल देंगे। किसका इनकम मांगा है, सिर्फ a का इनकम मांगा है और a का इनकम था 5x, तो x की वैल्यू निकल गई। तो इनकम ऑफ a भी हम निकाल देंगे, 5 इंटू 8 इक्वल टू 4000। अब सिर्फ इसको निकालने से नहीं होगा, क्योंकि अभी ए का एक्सपेंडिचर भी निकालना होगा। तो एक्सपेंडिचर मैंने y है, इसका मतलब y की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब y की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। वी गेट 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y इक्वल टू 1600 था। अब 5 का वैल्यू मिल गया, x की वैल्यू मिल गई 800। तो 5 इंटू 800 माइनस 3y इक्वल टू 1600। तो इनको कितना हो गया, यहाँ से 4000 आया। 4000 माइनस 3y इक्वल टू 1600। तो इसमें से ये जो नंबर है 1600, इसको लेफ़्ट में लेके गए और जो नंबर है माइनस 3y, जब वो इक्वल टू को उधर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी हमें मिल गया 3y इक्वल टू 2400। ऐसे में हमें y प्लस y इक्वल टू अगर 2400 है, सिर्फ y की कितना है, ये 800 है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो गया, एक्सपेंडिचर ऑफ ए था 3y, y की वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू कितनी मिली, y के 800। तो 3 को 800 से मल्टीप्लाई किया तो 2400 मिला। तो ये ए का इनकम भी मिल गया और ए का खर्चा भी मिल गया। अगर ए की जगह में बी मांगते तो सेम था, बी वाले इक्वेशन को यूज़ करते, बस और कुछ नहीं है।
income the ratio of income of A and B is 5:4 and ratio of their expenditure is 3:2, ऐसे में उन्होंने दोनों ने 1600 रुपये का सेविंग्स किया। ये जो लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, ये सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, क्योंकि कहीं भी यहाँ पे अगर एक ईयर है और दूसरा मंथ है तब जाके ये काम में आ सकता है, जबकि कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये इनकम मंथली है या फिर ईयरली है। ऐसे में हम इस लाइन को ही नहीं माने रीड करेंगे, ऐसे में हम क्वेश्चन को यही रीड करेंगे, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 5:4 और उनका खर्चा है 3:4 और इन दोनों ने 1600 रुपये का सेविंग किया। अब फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि खर्चा नहीं निकालने को बोला है, निकालने को बोलता तो भी निकाल देते। तो चलिए ठीक है, तो इनकम निकालना, इनकम का रेशियो दे दिया गया है 5 और 4, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम निकाल दिया। ए का इनकम हो गया 5x और ए की सेविंग्स हो गया 3x। सेविंग्स, अच्छा सेविंग्स तो दे ही दिया गया 1600 अलग से। तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना होगा, इनकम माइनस सेविंग्स, इनकम है 5x, सेविंग्स है 1600, तो ये जो डिफरेंस का है ये खर्चा हो गया। लेट द इनकम ऑफ बी बी 4x एंड सेविंग्स 1600, तो एक्सपेंडिचर का ये जो बी का एक्सपेंडिचर है ये भी निकल गया। क्यों निकाला, यहाँ पे दो रेशियो दिए हुए हैं, एक इनकम का रेशियो दिया हुआ है और एक एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हमें एक्सपेंडिचर वाला अलग से निकालना पड़ रहा है ताकि हम 3/2 का एडवांटेज लेके एक्स की वैल्यू निकाल सकें। इसलिए कैसे सजाया, पहले रेशियो से 5x और 4x किया। आप पहले इनकम दोनों का दे दिया है, सेविंग्स दोनों का दे दिया है, तो इनकम माइनस सेविंग्स करके एक्सपेंडिचर ऑफ ए निकाल दिया। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑफ बी निकाल दिया। अब ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो दे दिया गया है, उसी फॉर्म में इन दोनों को बैठाया और 3/2 किया। ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x मिल जाएगा और x मिलते ही हमें दोनों की इनकम मिल जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई है 800। ऐसे में एक बार x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम ऑफ a निकाल देंगे और ऐसे में x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम ऑफ b निकाल देंगे। The ratio of monthly income to the savings of a family is 7:3. If the savings be 400, find the income और expenditure. Income और expenditure दोनों निकालो। एक फैमिली है जिसका अगर 7 रुपया खर्चा होता है तो 7 रुपया इनकम है तो 2 रुपया खर्चा होता है, दोनों से इनकम सेविंग्स है। 7 रुपया इनकम होता है तो सेविंग्स होता है 2 रुपया। ऐसे में सेविंग्स का जो 2 रुपया का इसका वैल्यू दे दी गई है 400, खर्चा निकालो। तो कैसे निकालेंगे, आगे बढ़ते हैं। लेट द मंथली इनकम, यहाँ पे चूँकि मंथली लिख दिया है इसलिए हम मंथली वर्ड को यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली बी 7x एंड सेविंग्स भी 2x रेस्पेक्टिवली। अच्छा, मैंने इस रेस्पेक्टिवली वर्ड का इम्पोर्टेंस नहीं समझाया है, इसलिए इसको एक बार समझा देते हैं। रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि क्रम में क्रम से पकड़ा जाए। लेट द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इज 7x और खर्चे को सेविंग्स को 2x पकड़ा है। रेस्पेक्टिवली करने से क्या होता है, ये 7x को ये जो शुरू में 7x है इसको इनकम पकड़ा जाएगा और ये जो 2x है इसको सेविंग्स पकड़ा जाएगा। चलिए हम रेस्पेक्टिवली वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होता है, तो क्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसे में जो एग्ज़ामिनर है वो उनको ऐसा रीड कर सकता है कि इनकम ऑफ द फैमिली इज़ 2x और सेविंग्स इज़ 7x। क्यों, क्रम में जो क्रम है जो पहला वाला यहाँ पे मंथली इनकम दिया हुआ है तो इनकम किसको रेफ़र कर रहा है, 7 को, तो ये 7x को इनकम पकड़ना पड़ेगा। इसके बाद सेविंग्स दिया है, सेविंग्स कितना है, ये 2 सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस तरह से रीड करेंगे और ये तभी रीड होगा जब भी हम रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ करेंगे। अगर हम रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा क्रम नष्ट हो जाएगा। ऐसे में एग्ज़ामिनर अपने हिसाब से रीड करेगा और वो अब नेचुरली यही रीड करेगा कि जो है फैमिली की सेविंग्स है 7x और फैमिली का इनकम है 2x। तो रेस्पेक्टिवली वर्ड
लिखना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम नहीं लिखेंगे तो हमारे पास क्या रास्ता है, तो हमारे पास रास्ता है, उसका मतलब लिखना पड़ेगा रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इज इक्वल टू 7x एंड रेशियो एंड सेविंग्स ऑफ द फैमिली इक्वल टू 2x। उस वक्त हमें इक्वल टू का साइन करके अलग अलग लिखना पड़ेगा। ये इस लाइन के हिसाब से नहीं लिखेंगे। लेट द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना पड़ेगा, देखिए 7x लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इक्वल टू 2x। उस झमेले में नहीं जाने से सबसे अच्छा है कि सेंटेंस हिसाब से लिखो और बाद में सेंटेंस के आखिरी में रेस्पेक्टिवली वर्ड लिख दो, तो उसका क्रम सेट हो जाता है। ऐसे में एग्जामिनर को जो पहला है वो पहले को साथ रीड करना पड़ेगा, जो सेकंड है उसको सेकंड के साथ रीड करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये जो सेविंग्स है 2x, इसकी वैल्यू दे दी गई है 400। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकालने से इनकम निकल जाएगा 7x इक्वल टू 400। तो क्या निकालता है, फाइंड द इनकम। आप बोलते हैं कि खर्चा, तो इनकम तो निकल गया, सेविंग्स फैमिली का कितना है 1400। अब एक्सपेंडिचर भी निकालना होगा, तो एक्सपेंडिचर का मतलब है इनकम माइनस सेविंग। इनकम हो गया 1400, सेविंग्स का पहले से दे दिया गया है 400, तो ये जो डिफरेंस का 1000 है ये एक्सपेंडिचर है। तो अब फैमिली का इनकम ऑफ द फैमिली हो गया 1400 एंड एक्सपेंडिचर हो गया 1000। तो ध्यान में रखिएगा, रेस्पेक्टिवली वर्ड का इम्पोर्टेंस को समझिए और उसको एकदम लिखना ही लिखना है, और स्पेलिंग भी देख लीजिएगा। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द सेविंग्स ऑफ ए फैमिली इज 7:2। इफ द सेविंग्स बी 400, फाइंड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेट द मंथ क्या है, मंथली इनकम, और यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे सेविंग्स है। लेट द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली भी 7x और सेविंग्स भी 2x रेस्पेक्टिवली। तो 2x की वैल्यू दे दी गई है 200, इनकम दी है 7x 400। सेम क्वेश्चन है, the ratio of expenditure to the savings of a family is 7:3. Find the income if expenditure is 6300। तो क्या है, रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर और सेविंग्स है। ये एक्सपेंडिचर 7 है और सेविंग्स 3 है। अगर एक्सपेंडिचर यहाँ पे दे दिया गया है तो क्या निकालना पड़ेगा, फैमिली का इनकम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली भी 7x एंड सेविंग्स भी 3x। एक्स डाल के इनका एक्सपेंडिचर और सेविंग्स दोनों निकल गया। और एक्सपेंडिचर खर्चा, कितना खर्चा हुआ और कितना अभी भी मेरे हाथ में है, इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, हमारा इनकम मिल जाएगा। इनकम का क्या होता है, कितना हमने खर्च किया, अभी मेरे जेब में कितना है, हमने कितना सेविंग्स किया। खर्च और सेविंग्स को अगर ऐड कर दें तो हमारा इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे 7x प्लस 3x, 7x है एक्सपेंडिचर, 3x है सेविंग्स, इन दोनों को ऐड किया 10x मिला, तो 10x मेरा इनकम हो गया। अब आगे क्या है, एक्सपेंडिचर 7x इक्वल टू 6300 यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी 900। ऐसे में क्या मांगा है, फाइंड द इनकम। इनकम कितना है 10x, x की वैल्यू मिल गई 900, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 इंटू 900, 9000 रुपया फैमिली का इनकम हो गया। इफ़ 0.4 ऑफ A इज इक्वल टू 0.006 ऑफ B, फाइंड द रेशियो ऑफ A:B। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये A/B, A का कितना है A/B, ऐसे में ये B का जो नंबर है 0.006, ये ऊपर में न्यूमरेटर में अपनी जगह रहता है, और ये जो A के साथ जो नंबर है ये नीचे में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, 0.4 का हमने रेसिप्रोकल किया था 1/0.4, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, A का कट गया, इसका नीचे आ गया। तो इस तरह से ये नंबर इस तरह से होता है। अब आगे में हम इसको डेसिमल को हटाएंगे, तो डेसिमल को हटाने के लिए हम देख रहे हैं कि नीचे में ये 0.4 था, एक जीरो डाल के इसको 0.40 किया, ताकि ऊपर में डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 2 डिजिट हो गया 0 और 6, यहाँ पे भी हो गया 4 और 0। ऐसे में डेसिमल नंबर के पॉइंट के बाद दोनों का नंबर सेम है। जब
ऐसी पोजीशन है तो हम डेसिमल पॉइंट को हटा सकते हैं। तो हटा डेसिमल पॉइंट ऊपर में जैसे ही हटाया, ये हमें नंबर मिला 006, जिसका कि मतलब जीरो आगे नंबर के आगे 00 का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये 2 जीरो हट गए, सिर्फ 6 ऊपर में रह गया। नीचे में नंबर मिला 040, नंबर से आगे जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसके बाद का जीरो का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम ये पहले वाला जीरो हटा देंगे, लेकिन 40 के ये बाद वाला जीरो है ये रहेगा। तो हमारे पास नंबर आ गया a/b = 6/40। ऐसे में 2 से कट करके मिल गया 3/20। तो यही है a/b = 3:20। Divide 3.3 kg of sweets between A and B in the ratio 6:5। 3.3 kg का मिठाई है जिसको ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे? 6:5 के रेशियो में। तो गिवन शेयर ऑफ ए इक्वल टू रेशियो ऑफ शेयर ऑफ ए इज टू शेयर ऑफ बी इज इक्वल टू 6:5। तो शेयर ऑफ ए कितना होगा? 6, 5, 11। एवरी 11 में 6 जो है ए का शेयर होगा। तो 3.3 में कितना होगा? 3.3 kg में कितना होगा? तो ये निकाल दिया 6/11। 11 कहाँ से आया? 6 + 5 = 11। 6/11 × 33 kg। क्या किया? 6/11 किया। ये इसमें से डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए, डेसिमल पॉइंट सिर्फ पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर लिखा है, तो इसलिए 33/10 कर दिया। इसको डेसिमल हटा के नीचे में 10 कर दिया, 33/10। ऐसे में क्या अब क्या किया? 11 को 33 से कट कर दिया, ऊपर में रहा 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18/10। 18/10 को कितना डेसिमल पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? 1.8 kg। उसी तरह से बी का भी बैठाया, बी का निकल गया 1.5 kg। तो ऐसे में ए एंड बी विल गेट, ए को मिलेगा 1.8 kg मिठाई और बी को मिलेगी 1.5 kg का मिठाई रेस्पेक्टिवली वर्ड दे दिया, ताकि अपना क्रम सेट हो जाए। A certain quantity of wheat is put into 2 bags in the ratio 4:3. If the smaller bag contains 15 kg of wheat, what is the total quantity of wheat? तो कुछ गेहूँ यहाँ एक जगह में पड़ा हुआ है, उसको 2 बैगों में भर लिया 4:3 के रेशियो में, यानी एक में 4 किलो तो दूसरे में 3 kg, इस हिसाब से भर लिया। तो ये जो छोटा बैग है 4:3 में छोटा कौन है? 3 है। तो ये बोलते हैं स्मॉलर बैग कंटेन्स, ये जो छोटे बैग है इसमें 15 kg गेहूँ है। तो क्या बोलता है? तो पूरा वहाँ पे जो गेहूँ पड़ा था जिसको कि हमने 2 बैगों में भरा था, वो 2 बैगों में भरने से पहले वहाँ पे कितना kg व्हीट था? कैसे निकालेंगे? लेट द व्हीट इन द बिगर बैग बी x kg। छोटे का तो दे दिया है, बिगर का x kg पकड़ लिया। तो बिगर का अगर x kg है और छोटे का 15 kg पहले से बताया गया है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा बिगर बैग का और छोटे बैग का, ये हो गया, इधर में हो गया x kg = 15 kg और राइट में हो गया इनका रेशियो 4:3। ऐसे में x/15 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा, 4/3 को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा। ऐसे में 3x = 15 × 4, x की वैल्यू मिल गई 20। तो बिगर बैग्स कंटेन्स 20 kg ऑफ व्हीट। अब क्या मांगा है? व्हाट इज़ द टोटल क्वांटिटी ऑफ व्हीट? तो बिगर का मिल गया 20, छोटे का पहले से दे दिया था 15, दोनों को ऐड कर दिया तो 35 kg का गेहूँ जो है वहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसको हमने 2 बैगों में भरा। I have covered a certain distance by bicycle, then covered 3/4 of that distance by car. If I have covered a total distance of 150 meter, find the distance covered by cycle. तो एक डिस्टेंस है जिसको मैंने कवर किया, जिसका एक पार्ट मैंने कवर किया साइकिल चला के, और उसके बाद जो साइकिल चला के जो डिस्टेंस मैंने कवर किया, उस डिस्टेंस का 3/4 डिस्टेंस मैंने कार के साथ कवर किया। ऐसे में मेरा सफ़र पूरा हो गया। अगर मैंने सफ़र कितना किया? टोटल सफ़र किया 170 मीटर। ऐसे में क्या पूछा है कि साइकिल से मैं कितनी मीटर गया? तो क्या आंसर देना पड़ेगा आई हैव करके, कि जैसे मैं खुद साइकिल चला के गया। तो चलो ठीक है, सपोज डिस्टेंस कवर्ड बाई बाईसाइकिल में मैं गया 1 मीटर, तो कार में कितना गया? 3/4 ऑफ 1 मीटर। क्या मिला? 3/4 ऑफ दैट डिस्टेंस बाई कार। जो डिस्टेंस मैंने साइकिल में कवर किया था वो था 1 मीटर, और जो मैंने कार में कवर किया वो 3/4 ऑफ
साइकिल वाला डिस्टेंस, तो यानी 3/4 ऑफ 1 मीटर, ऐसे में 3/4 इंटू 1 3/4 ही आता है। तो ऐसे में मेरे को रेशियो मिल जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई बाईसाइकिल इज टू डिस्टेंस कवर्ड बाई कार। डिस्टेंस कवर्ड बाई बाईसाइकिल था 1 मीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाई कार था 3/4 मीटर। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फ्रैक्शन का 4 है, इस 4 को रिमूव करने के लिए दोनों रेशियो के दोनों टर्म्स को, फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट 1 मीटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/4 मीटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ पे पहला फर्स्ट टर्म बन गया 4 और सेकेंड टर्म बन गया 3। तो हमारा रेशियो मिल गया कि हमने 4 मीटर साइकिल से कवर किया, तो 3 मीटर कार से कवर किया। सम ऑफ द पार्ट्स क्या मांगा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई बाईसाइकिल। तो सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो कितना हो गया, 4 + 3 = 7 मीटर। एवरी 7 मीटर में 4 मीटर जो है वो मैंने बाईसाइकिल से कवर किया। क्यों, ये पहला टर्म्स कितने का है, 4 है, यानी एवरी 7 मीटर में अगर मैंने 4 मीटर बाईसाइकिल से कवर किया है, ऐसे में 170 मीटर में मैंने बाईसाइकिल में कितना मीटर कवर किया है, तो 40 मीटर। यही मेरा आंसर हो गया। 2 numbers are in the ratio 9:3. If the large number is 39, find the smaller. Let the smaller number be x, then 9:13. ये जो रेशियो है ये किसका हो गया, ये हो गया large number is to let the smaller number be x, then 9:13। अब यहाँ पे समझ में आता है, यहाँ पे देखिए 9 छोटा है और 13 बड़ा है, तो उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि पहला हमेशा बड़ा का ही होगा। तो हमें थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करके देखना पड़ेगा कि जो है किस हिसाब से सजाए। तो 9 छोटा है तो उसका मतलब ये छोटा नंबर है, और 13 बड़ा है इसका मतलब ये बड़ा नंबर है। तो इसमें बड़ा नंबर कितना था, 39। छोटे नंबर को हमने x पकड़ा, तो यानी ये जो 9:13 है इसमें x पहले पकड़ेंगे, यानी छोटा पहले पकड़ेंगे और बाद वाला जो है बड़ा नंबर आएगा। तो 9:13 = x:39। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में करते ही और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही x की वैल्यू मिल गई 27 और x की वैल्यू हमारा आंसर है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, जब छोटा और बड़ा का आता है तो रेशियो में हम देख लेंगे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, तो उसी हिसाब से हम सजाएंगे। A number is divided into 2 parts in the ratio 2:3. If the second part is 9, find the number and the first part. तो रेशियो क्या है, नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 2 पार्ट्स में जो 2 और 3 में जो पार्ट्स डिवाइड किया है, तो इसमें पहला पार्ट्स निकल गया 2x, दूसरा 3x। ऐसे में ये x की वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड पार्ट का वैल्यू दे दिया गया है, यानी 3x = 9, तो x मिल गया 3। तो ऐसे में एक बार 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों मिल जाएगा। हमें मांगा कितना है, फाइंड द नंबर एंड द फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो मिल गया 6 और नंबर मांगा है, तो नंबर कितना होता है, 2x और 3x दोनों का मिला के 5x होता है नंबर, सम ऑफ द 2 पार्ट्स। अच्छा, यहाँ पे 6 करने की 3x और 2x और 3x तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट नंबर एक दूसरे का दे दिया गया है, पहले का निकाल दिया है, इन दोनों को ऐड करने से हमें नंबर मिल जाएगा। इन ए क्लास द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इज़ 4:3। व्हाट पार्ट ऑफ द होल क्लास आर गर्ल्स। तो कैसे रेशियो बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, रेशियो है 4:3, सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो है 7। तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, एवरी 7 में गर्ल्स है 3। तो गर्ल्स है एवरी 7 में, गर्ल्स का 3 है, 3 गर्ल्स है एवरी 7 स्टूडेंट्स में, मैंने बॉयज़ एंड गर्ल्स मिला के एवरी 7 स्टूडेंट्स में 3 गर्ल्स है 3। और यही है होल क्लास के साथ गर्ल्स का रेशियो। होल क्लास में अगर 7 गर्ल्स है, 7 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से 3 स्टूडेंट्स गर्ल्स हैं। The ages of 2 girls A and B are 5 years 4 months and 4 years 8 months respectively। अब ₹90 को डिवाइड करना है कि कंडीशन है रेशियो ऑफ देयर एजेस, उनके उम्र के हिसाब से ₹90 को डिवाइड करना है। तो इस ऐसे में क्या करना पड़ता है, ये जो ईयर है और मंथ है एक साथ दिया हुआ है, इस ईयर को मंथ में कन्वर्ट करके टोटल मंथ में निकाल देंगे
कि ए की उम्र जो है मंथ में कितना है, तो ये 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया, साथ में 4 ऐड कर दिया, तो जो ए गर्ल है उसका उम्र मालूम पड़ गया 64 है, बी का 56 है, और ऐसे में इन दोनों का रेशियो कितना हो गया, इन दोनों का रेशियो हो गया 64:56, एचसीएफ से कट होके अभी आ गया 8:7। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा आसान हो गया, ₹90 को डिवाइड करना है 8:7 के रेशियो में, तो डिवाइड कर दिया। ₹90 is divided between A and B in such a way that A gets half of B. Find the ratio between share of A and B, and दूसरा share of A and share of B। अच्छा, निकालते हैं। सबसे पहले ₹90 को डिवाइड करना है A और B में, सच दैट A gets half of B, तो A को कितना मिलेगा, हाफ ऑफ B, मैंने, तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ये जो रेशियो एज इट इज़ रहेगा, ये B नीचे यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा, A बाई बी इक्वल टू 1/B, मैंने A और B का रेशियो हो गया 1:2। अब शेयर ऑफ ए कितना हो गया, एवरी 3 में एक, यानी 1/3, ऐसे में 90 में ए का शेयर हो जाएगा 30, और शेयर ऑफ बी का कितना हो जाएगा, टोटल 90 था, ए को 30 मिला, तो डिफरेंस किसको मिला, वो बी को मिला, तो शेयर ऑफ ए 30 और शेयर ऑफ बी 60। The ratio between the prices of a birthday cake and a pizza is 5:2. If the birthday cake is ₹150 more than pizza, find the price of the pizza। तो जो कीमत है बर्थडे केक के साथ पिज़्ज़ा की वो है 5:2, और बड़ा कीमत ज़्यादा किसकी है, बर्थडे की कीमत ज़्यादा है और पिज़्ज़ा की कीमत थोड़ा सा कम है, तो ऐसे में कह रहे हैं कि बर्थडे की कीमत जो है 150 रुपीज़ पिज़्ज़ा से ज़्यादा है, पिज़्ज़ा की जो कीमत है वो तो है ही, साथ में 150 रुपया ज़्यादा है किसकी, बर्थडे की कीमत। ऐसे में निकालो कि पिज़्ज़ा की कीमत क्या है। कैसे करेंगे, रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ ए बर्थडे केक एंड पिज़्ज़ा इज़ 5:2, तो लेट द कॉस्ट ऑफ द बर्थडे केक माइनस लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ बर्थडे केक इज़ 5x और पिज़्ज़ा की 2x है। ये जो इनका खर्चे का है ये 5x से 2x, यहाँ से 5x जो है बर्थडे का कीमत हो गया और 2x जो है पिज़्ज़ा की कीमत हो गई। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटा का निकलता है, तो 5x माइनस 2x 3x निकल गया। इस 3x की वैल्यू दे दी गई है 150 रुपीज़, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई 50 रुपीज़। ऐसे में पिज़्ज़ा की कीमत थी 2x, तो 2 × x करके पिज़्ज़ा की कीमत निकल जाएंगे। फाइंड 2 नंबर्स इन द रेशियो 2:3 एंड देयर सम इज़ 15, और फाइंड द नंबर्स। दो नंबर्स हैं जिनका रेशियो 2:3 है और इन दोनों नंबर का टोटल जो है 15 है, तो बताओ कि ये दोनों नंबर्स कितने के होंगे। तो हियर द फर्स्ट टर्म इज़ 2, सेकेंड टर्म इज़ 3 एंड द नंबर इज़ 15। तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट टर्म जो है 2 और नीचे में सम ऑफ द टर्म्स मैंने 2 + 3, और ऐसे में राइट में बैठेगा नंबर, तो 2 बैठा दिया ऊपर, ये जो फर्स्ट टर्म है, नीचे बैठा गया सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो मैंने 2 + 3 और नंबर है 15, 2/5 × 15 निकल गया 6। अब क्या मांगा है, फाइंड द नंबर्स। अगर 15 में एक 6 है तो दूसरा कितना होगा 9।